सभी भाई लोग को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं बाबू? तो उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आइए। कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, रीजन ये था मेरे दोस्त कि कल नेट ही नहीं था, और कल दोपहर वाली भी क्लास नहीं हो पाई थी, और रात को जो 9 PM में जो क्लास होती है वो भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं तैयारी हो रहा था। तब तक यहाँ से कॉल किया कि सर आज नहीं आइएगा। हम बोले कहा है भाई, क्या हो गया? तो क्लास नहीं होगा, नेट नहीं है सर। ठीक है, तो कल नेट नहीं था। नेट ना रहने की वजह से, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, तो नेट ना रहने की वजह से कल क्लास नहीं चल पाया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आओ 391 नंबर 391 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 391 नंबर के कथन में क्या है तो समझना। 391 के कथन में कर रहा है सभी कोड टेबल, सभी टेबल ट्रेन और सभी ट्रेन बसें। अब निष्कर्ष नंबर 1 देखो, सभी टेबल बसें हैं, तो टेबल का शादी करा दीजिएगा आप किससे? बस से। तो टेबल यहाँ है, बस यहाँ है, टेबल यहाँ, बस यहाँ। टेबल का शादी बस से कराइएगा। ट्रेन ट्रेन कॉमन हो जाएगा। ट्रेन ट्रेन कॉमन होगा तो यहाँ से मिलेगा 50, यहाँ से मिलेगा 100, तो शादी तो 150 में हो जाएगा। लेकिन टेबल यहाँ पे देखो, टेबल यहाँ पे सभी के साथ है, तो यहाँ वैल्यू 100 चाहिए, और टेबल का वैल्यू यहाँ भी कितना है? 100 है। तो ये पहले का सही हो गया, क्योंकि हम बताए थे ना कि जब कंक्लूजन सभी के साथ हो, जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ हो, तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी चेक करना है। तो टेबल का शादी कराएंगे बस के साथ, और ट्रेन दोनों में कॉमन होगा। यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 100, और ये सभी से स्टार्ट है, तो टेबल का वैल्यू चेक करेंगे, 100 चाहिए, यहाँ से 100 मिला, पहले का हो गया सही। दूसरा करा सभी ट्रेन टेबल है। अब हम देखेंगे कि ट्रेन कहाँ है, टेबल कहाँ है। तो बाबू रे, ट्रेन और टेबल दोनों एक के लाइन में है। अब बताओ, ये दोनों डेटा जब एक ही लाइन का आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? री स्टेटमेंट। और हम बताए थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव तो होगा, लेकिन जो कुछ के साथ स्टार्ट होगा वही सही होगा, और जो सभी के साथ स्टार्ट होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज के साथ स्टार्ट है? तो यहाँ पे कुछ के साथ, सॉरी, यहाँ पे किस चीज के साथ स्टार्ट है बाबू? तो यहाँ पे स्टार्ट है आपका, यहाँ पे ये लो 390, 391 ना बता रहे थे, लगता है हिल गया था। तो देखो यहाँ पे जो कुछ के साथ स्टार्ट होगा वो तो सही होगा, लेकिन सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत है। पहले का सही, दूसरा का गलती, आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, अब देखो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। अच्छा, आएगा आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको डायग्राम से बनाइएगा, तो सभी कोट टेबल है, तो बनाइए, कहिए डायग्राम बनाइए। देखिए जितना कोट है, कह रहा है सभी कोट क्या है? टेबल है, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सभी कोट टेबल है। अब कह रहा है सभी टेबल ट्रेन है, जितना टेबल है इस सारा का सारा किसके अंदर? ट्रेन के अंदर। अब कह रहा है कि सभी ट्रेन बसें हैं, जितना ट्रेन है इस सारा का सारा ट्रेन किसके अंदर? बसे के अंदर, बसे के अंदर। ठीक है, बस के अंदर। अब निष्कर्ष नंबर 1 सभी टेबल बस है। तो देखो, तो ये टेबल का डायग्राम है, आई बड़ा वाला बस का डायग्राम है। तो सचमुच में जितना टेबल है सब बसे के अंदर है, तो पहले का सही। दूसरा का सभी ट्रेन टेबल है, सभी ट्रेन टेबल है। तो आप जानते हैं ट्रेन का डायग्राम ये बड़ा वाला है और टेबल का डायग्राम छोटा वाला। तो आपको मैं कई बार बताया हूं कि जब बड़ा वाला डायग्राम से हम छोटे वाले डायग्राम की तरफ आएंगे, उस स्थिति में केवल कुछ वाला सही होगा, सभी वाला गलत होगा। तो यहाँ पे सभी के साथ है, गलत हो गया, आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ, अंकित कुमार खुश रहिए बाबू। चलिए आगे बढ़े। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन 92 से 93 समझना। कह रहे कि एक पंक्ति में 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं, और सभी का मुख्य उत्तर की ओर है। आप जानते हैं उत्तर कहाँ होता है? तो उत्तर ऊपर की ओर। कितना मित्र है? 6 गो। तो देखिए, एक यहाँ हो गया, एक वहां 2, ये है 3 4 5 6। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होता है तो वो उसका ये लेफ्ट होता है और ये वाला उसका राइट होता है। अब कह रहा है, देखिएगा, समझिएगा, कह रहे कि सभी का मुख उत्तर की ओर है, 6 लोग को बैठा दिए, उधर लेफ्ट इधर राइट। कह रहे कि सी ए और ई के बीच में बैठा है। कह रहा है कि सी जो है ए और ई के बीच में, तो सी को बैठाना है ए और ई के बीच में, तो सी ए और ई के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है। कह रहा है कि सी ए और ई के बीच में, तो सी बैठ गया ए और ई के बीच में। ठीक है, बैठेगा ना दोनों क्रम में। सी के बारे में कहा कि ए और ई के बीच में, यहां भी से ए और ई के बीच में। अब कह रहा है डी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। तो डी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है मतलब डी यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठेगा, तो डी को छोड़ दो। ध्यान में रखना कि डी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। कह रहे कि बी
ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, करे कि बी ई के ठीक दाईं ओर, तो बी ई के ठीक दाईं ओर, तो बताइए इस ई को लीजिएगा तो बी को इधर बैठाइएगा तो ठीक दाईं ओर होगा, नहीं होगा, बाईं ओर हो जाएगा। इसके मतलब कि इसको लेना ही नहीं है, लेना इसको है, ये वाला यहीं से खत्म हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इधर दायां नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है कि बी जो है ई के ठीक दाईं ओर, तो बी को बैठा दिए ई के ठीक दाईं ओर। अब कह रहा है कि एफ दाईं ओर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, एफ दाईं ओर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो एफ दाईं, देखिए अब समझिएगा एक बात ध्यान से, यहां बड़ा राज है इस प्रश्न में। क्या राज है? टोटल आदमी 6 गो है, इसको 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 चारों को लाइने से बैठाना है, तो इधर ही कहीं बैठाएंगे। तो मान लीजिए यहां चारों को लाइन से बैठाइएगा तो डी बीच में, चारों को यहां लाइन से बैठाइएगा तो डी के लिए जगह नहीं बचेगा, डी को यहां चाहे यहां बैठाना पड़ेगा, जबकि डी को किनारे नहीं बैठा सकते। और यहां पे कह रहा है कि एफ दाईं ओर अंतिम छोर पे नहीं है, तो एफ दाईं ओर अंतिम छोर पे नहीं है, तो एफ को बाईं ओर हम अंतिम छोर पर तो करिए ना सकते हैं। कहेगा सर कोई जरूरी है कि हम एफ को बाईं ओर अंतिम छोर पे करबे करेंगे? हम नहीं भी कर सकते हैं, नहीं करिएगा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ए को यहाँ, सी को यहाँ, ई को यहाँ, बी को यहाँ आपको हर हाल में बैठाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ए सी ई डी को, ए सी ई बी को आप यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ बैठाइएगा तो फिर ई कहीं नहीं बैठ पाएगा, ई कहीं नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि ई के बारे में कहा कि ई किनारे पर नहीं बैठता है, इस सॉरी डी किनारे पर नहीं बैठता है, यहाँ कह रहे हैं डी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। इसके मतलब ये हुआ कि ए सी ई बी को यहीं बैठाना पड़ेगा, डी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है तो छोड़ दो, डी को अंतिम छोर पर नहीं बैठाएंगे, यानी डी यहाँ नहीं बैठेगा। अब कह रहा है कि एफ दाईं और अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, तो एफ दाईं और अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, तो एफ को बाईं और अंतिम छोर पर बैठा देंगे और डी को यहाँ बैठा देंगे। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब क्वेश्चन बन गया तो बस आंसर दे देना है। अब देखिए 392 नंबर में कह रहा है कि डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहां ना है, दाईं ओर का 1 2 3 4 व्यक्ति, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 393, कह रहा है सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी के ठीक बाएं कौन है रे बाबू, तो ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो 393 का ए, वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर आ भी गया, अच्छे से बनाए थे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दी हो गया भाई, थोड़ा परेशानी में है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी, प्रॉब्लम, चिंता परेशानी है तो बताइए, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े। अब ले कह रहा है गुरुजी नहीं समझ में आया, बड़ा बुड़बक लड़का है भाई, अब इसको फिर से बताना पड़ेगा, बड़ा बुड़बक है। कह रहे नहीं समझ में आया, हट ना रे, तू क्या नहीं हट रहा है, देखो समझना। कह रहे सी ए और ई के बीच में, देखो यहाँ सी ए और ई के बीच में बैठा है, तो बैठा दो सी ए और ई के बीच में। बोलो बैठ गया। अब कह रहे कि डी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, तो आप डी को अंतिम छोर पे नहीं बैठा सकते, मतलब डी यहाँ चाहे यहाँ नहीं बैठेगा, याद रखना डी दोनों जगह पे नहीं बैठेगा। अब यहाँ कह रहे कि बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तब बी को बैठा दो ई के दाईं ओर, देखो दायां इधर ना होता है, तो बी को बैठा दो ई के दाईं ओर। अब आगे क्या कह रहा है, आगे समझना। आगे कह रहा है कि एफ दाईं ओर अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, एफ दाईं ओर अंतिम छोर पे यहाँ नहीं बैठा है, तो दाईं ओर अंतिम छोर पे नहीं बैठा एफ, तो एफ को दाईं ओर अंतिम छोर पे नहीं बैठाएंगे, तो एफ को बाईं ओर अंतिम छोर पे बैठा सकते हैं ना। एफ यहाँ बैठ गया, तो एफ यहाँ बैठ गया, तो ए को यहाँ बैठा दीजिए, सी को यहाँ, ई को यहाँ, बी को यहाँ। कहेगा सर यहाँ हम नहीं बैठाएंगे, आप कहेगा सर हम यहाँ बैठाएंगे, ए सी ई बी बैठाइए। तो अब डी को कहाँ ले जाइएगा, यहाँ, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है डी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, इसलिए डी को यहाँ नहीं बैठाइएगा। तो डी को यहाँ नहीं बैठाइएगा, तो ए को यहाँ, सी को यहाँ, ई को यहाँ, बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब यहाँ जगह खाली होगा, यहाँ पे डी को बैठा दीजिएगा। हो गया, यही समझना था, इसमें कुछ है ही नहीं। अब बोलिए समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखो 394 कह रहा है 394 में कि Q के संदर्भ में P किस दिशा में है, Q के संदर्भ में P किस दिशा में है। ध्यान देना, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब डेटा सफिशिएंसी का। देखो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो पहले कुछ ना कुछ बात कहता है, अंतिम में प्रश्न पूछता है। ये डेटा सफिशिएंसी में पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा, बाद में दूगो बात कहेगा। तो कभी भी आपको प्रश्न पहले पूछा जाए और दूगो नीचे बात लिख दिया जाए कथन के तौर पे, आप समझिएगा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अब ये समझना क्यों जरूरी है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हाँ सर, ये 800 क्वेश्चन का क्या लिख रहे हैं? नहीं बाबू, कल मेरी यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कि कल बिल्कुल नेट नहीं था, ठीक है। हाँ
तो देखना, डेटा सफिशिएंसी का जब भी प्रश्न आएगा तो डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में आंसर क्या आता है ये नहीं बताना पड़ता है, आंसर किससे आ रहा है ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में, आगे कह रहा है एम आर के उत्तर में है, एम आर के उत्तर में, तो पहिलका को बनाते हैं, कह रहा है कि एम जो है बाबू आर के उत्तर में है, तो एम आर के उत्तर में है, जो क्यू के पश्चिम में है, जो का प्रयोग सेकंड के लिए, यानी जो के जगह पे आर पढ़ेंगे, कह रहा है कि एम आर के उत्तर में है, जो मतलब आर क्यू के पश्चिम में है, तो आर क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू को यहां रखेंगे तो आर क्यू के पश्चिम में हो जाएगा। अब समझना, यहां पे क्वेश्चन में पूछा कि क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है, तो क्यू के संदर्भ में पी का कोई स्थान आया नहीं ना आया, पहिलका को हम सोल्व किए तो क्यू आया, आर आया, एम आया, पी का तो कोई चर्चा नहीं है। अब दूसरका को सोल्व करते हैं, कह रहा है पी एम के पूरब में है, तो दूसरका को सोल्व करेंगे, पहिलका को सोल्व किए थे, दूसरका को सोल्व कर रहे हैं। दूसरका में देखो कह रहा है पी एम के पूरब में है, तो पी एम के पूरब में है, तो बताओ यहाँ क्वेश्चन में कहा कि क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है, तो बताओ ये दूसरका को हम जब सोल्व किए, दूसरका में तो दुइगो का बात हो रहा है, पी और एम का, तब अब बताओ पी और एम का बात हो रहा है, वहां करे क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में, तो क्यू के संदर्भ में पी को बता पाएंगे, यहाँ तो एम और पी का बात हो रहा है, तो पहिलका से भी आंसर नहीं आया, दूसरका से भी आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करेंगे तो कैसे मिक्स करेंगे समझना, मिक्स करेंगे तो कैसे मिक्स होता है देखना। अब यहाँ पे पहिलका को तो सोल्व कर दिए, जा रहे हैं दूसरका को मिक्स करने, तो दूसरका को कैसे मिक्स करेंगे, दूसरका में कह रहे हैं पी एम के पूरब में है, तो एम तो यहाँ पे है, यहाँ पे पी को रख दो, सॉरी पी एम के पूरब में ना है, तो एम यहाँ है, आप पी को यहाँ पे रख दो, तो पी एम के पूरब में हो जाएगा। अब समझना, पी एम के पूरब में है, तो पी एम के पूरब में है, तो पूरब इधर ना होता है, तो पी को अगर क्यू के सामने रखिएगा तो दिशा आएगा उत्तर, अगर पी को इधर रख दीजिएगा तो दिशा आ जाएगा उत्तर पश्चिम, पी को यहां ले जाइएगा दिशा आएगा उत्तर पूरब। अरे भैया, तो पी को हम रखेंगे एम के पूरब में, लेकिन क्यू के किधर रखेंगे, ये आंसर आ रहा है नहीं ना आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि पी को रखना कहां है, तो हमारा आंसर होगा दोनों कथन मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हाई लो सब सी मार रहा है। अब बताओ ना हम क्या करें बाबू, हमरा समझ में ना आ रहा है, तो अभी लाइनें लगा दिया है सी का। अब देखो फिर से बना देते हैं, एम आर के उत्तर में है तो एम आर के उत्तर में हो गया, जो मतलब आर क्यू के पश्चिम में है तो आर क्यू के पश्चिम में हो गया, आर क्यू के पश्चिम में हो गया। अब कह रहा है पी एम के पूरब में है, तो आप जानते हैं दिशा का बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये पूरब होता है। कह रहा है पी एम के पूरब में, अरे बाबू पी एम के पूरब में है तो तुम पी को कहाँ रखेगा, हमरा ये बताओ ना, पी को तुम कहां रखेगा, पी को इसके सामने रखेगा तो उत्तर आएगा, कोई जरूरी है सामने रखेंगे, हम यहीं रखेंगे तो ये पूरब नहीं होगा, यहां रखेंगे तो भी पूरब होगा, यहां रखेंगे तो भी पूरब होगा, क्यों के संदर्भ में दिशा पूछ रहा है, इधर रखेगा तो उत्तर होगा, इधर रखेगा उत्तर पश्चिम, इधर रखेगा उत्तर पूरब, कहां रखेगा बताओ कहां रखेगा। पंकज कुमार मंडल कितना बेवकूफ लड़का है, कह रहा है सर 800 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने में ग्रुप डी निकल जाएगा, डेट दे दिया क्या बबुआ रे डेट दे दिया, बड़ा बुड़बक किस्म का लड़का है। एग्जाम का कोनो एकाना ठिकाना नहीं है, जहां पढ़ना वहां नहीं पढ़ेगा, तोरा इतने ग्रुप डी के टेंशन है ना कि निकल जाएगा, तो तू अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। ये पूछ रहा है, आओ बाप रे बाप, इहो गलती है पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई साहब बगल में जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल काम देखते हैं, करे कि नहीं सर लड़का वो बात नहीं पूछ रहा है जो आप सोच रहे हैं, लड़का ये पूछ रहा है कि सर हम 800 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाएगा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है यही पूछो, हम सोचे कि लड़का पूछ रहा है कि सर 800 क्वेश्चन हम कर लेंगे, 800 क्वेश्चन कराते कराते ग्रुप डी का एग्जाम ही निकल जाएगा, ये बात हम सोच लिए। चलो आपने ये नहीं पूछा, आपने पूछा कि सर क्या हम 800 क्वेश्चन कर लेंगे तो ग्रुप डी निकल जाएगा, ये बात हम नहीं कहेंगे, एकदम नहीं कहेंगे। जवन मास्टर ये बात कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लो एग्जाम निकल जाएगा, समझ लो तुमको बेवकूफ बना रहा है, हम एकदम नहीं कहेंगे। हम यही कहते हैं बाबू कि अधिक से अधिक मेहनत करना है,
और जब तक नौकरी नहीं होती है तब तक प्रयास करते रहना है, क्वेश्चन पढ़ते रहना है, क्वेश्चन बनाते रहना है। जहां जो क्वेश्चन मिल जाए उसी को बना लीजिए। एग्जाम में क्या आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, आप क्वेश्चन को बनाते रहिए। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना दूर में से उतना ही कॉन्सेप्ट से जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हम वो सारे कॉन्सेप्ट को सिखाने वाले हैं, हर प्रकार का प्रश्न लेने वाले हैं जैसा एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए आप इस 800 प्रश्न को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, इसी पैटर्न का आएगा। डिजिट चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ये 800 मत करिएगा। ठीक है, अभी आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। हम इतना ही से हो जाएगा ये नहीं कह सकते। आप इस टाइम में करिए। और भी क्लास करना चाहते हैं तब 9 बजे रात में आ जाइए। 9 बजे रात में पैसा नहीं लगेगा, यूट्यूब पे फ्री क्लास चलता है, मैं ही करवाता हूं। 20 क्वेश्चन शानदार डेली आता हूं। ठीक है, तो बाबू आप आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए। घर वाला शादी कराने के लिए परेशान है, घर वाला से हमको बात करवाइए एक दिन पापा मम्मी से, हम देखते हैं कि शादी करवा देता है आपका है? हाँ, नीतीश कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होगा। सर समझ गए, बेस्ट टीचर हो आप सर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलो 394 का आंसर डी। छेड़छाड़ नहीं करो, पढ़ो आराम से। 395 देखो, कह रहा है कथन में कि व्यस्त, रुक रहे, सर्दी हुआ है यार, गर्म पानी मंगा के रखे हैं, अभी तक पिए नहीं, बताओ थोड़ा 1-2 घंटे पीते रहने दो। एक्चुअली आज 6 ही बजे सुबह में जग गए और ब्रश कर लिए। हम जगते तभी ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश व्रेश, सर्दी हो गया। वाह, बहुत बढ़िया सुजीत कुमार। चेला कह रहा है सर हम आपका प्रैक्टिस सेट वो पूरा खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया। देखो ये समझना, कथन में कह रहा है बाबू, देखना ए चला समझना। अरे हट रहे, ये अधूरा गया। कथन में कह रहा है कि व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ती वस्तुओं की बिक्री करने वाले से भरे हुए हैं। एकदम सही बात है। आप भारत के किसी भी शहर में देख लीजिएगा, अधिकांश शहर का जो फुटपाथ होता है वो फुटपाथ भरा हुआ होता है। अब फुटपाथ पे बड़ा सस्ता सस्ता चीज मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर महंगी चीज अच्छी होती है और हर सस्ती चीज खराब हो। कभी कभी फुटपाथ का चीज भी बड़ा अच्छा निकल जाता है। हम तो पटना में देखते हैं, उधर हथुआ मार्केट में जाइएगा तो रोडवे पर मार सामान बेचता है, और वहां पे लेडीज आइटम ज्यादा बिकता है। लेडीज लोग का कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता है वहां पे, सूट सलवार, नाइटी, साड़ी, और भी बहुत सारा जीन्स टॉप, बहुत सारा कुछ, मतलब लेडीज का वो प्योर मार्केट है। किड्स बच्चा का भी बिकता है और सस्ता सस्ता मिलता है। और लड़कियां सब ना हम देखते हैं बड़ी भीड़ लगा के सब सामान खरीदती है। वही सब लड़कियां वहीं से 150-150 रुपया में टॉप खरीद के आएगी, 100 रुपया का लाइगिस खरीदेगी, 120 रुपया का लाइगिस, और टॉप पहन लेगी। पता नहीं कौन कौन सा कपड़ा वो जानती है, आप पहन के मुंह बना के ओ माय गॉड बहुत अच्छा, हम बाथरूम एकदम हम शोरूम से लिए थे, बहुत बढ़िया है। लड़का पूछेगा अरे बाप कितना सुंदर लग रहा है, कहां से? ओ माय गॉड कहेगा हम तो एकदम शोरूम से लिए थे, कितना 1200 का है। 1200 का? बोलेगी यस 1200 का, हम सस्ता पहनते हैं, खूब फेंकेगी है ना। लेकिन खरीदती सब वहीं से। तो देखो यहाँ कह रहा है कि व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ती वस्तुओं को बिक्री करने वाले से भरे हुए हैं। तो बताओ अब कार्यवाही क्या होना चाहिए? ये तो देखो कथन में जो बात कहता है चला वो समस्या होता है। कभी भी देखिएगा कथन में जो बात कहेगा वो समस्या होगा। कथन में कह रहा है व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ती वस्तुओं की बिक्री करने वाले से भरे हुए हैं। अब कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि उन्हें वहां से निकालने के लिए पुलिस की सहायता की मांग की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां से वो नहीं निकलेंगे। पुलिस की सहायता की मांग की जानी चाहिए निकालने के लिए। अब आप कहिएगा कि सर फुटपाथ पे लोग जब बेच रहे हैं सस्ती सस्ती वस्तुएं, तो इनको निकालना क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि आप फुटपाथ पे बेच रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि आप फुटपाथ पे जो बेच रहे हैं ये आपका आवागमन को ठप करता है। आपकी जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में जाम लगता है, इसके वजह से परेशानियां होती हैं, लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि फुटपाथ पे बेचेंगे, फुटपाथ पे भीड़ होंगी, फुटपाथ पे भीड़ होंगी तो वहां पे क्या होगा? भीड़ होंगी जब वहां पे तो लोग अच्छे से वहां से पार नहीं कर पाएंगे, रास्ता में जा नहीं पाएंगे। तो ये एक परेशानी है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें वहां से निकालने के लिए पुलिस की सहायता की मांग की जानी चाहिए। सही बात है। दूसरा कर उन्हें कुछ जगह प्रदान की जानी चाहिए जहां वे
फुटपाथों को रोके बिना अपनी रोटी कमा सकते। ये भी सही बात है। जैसे क्या करिएगा, आप उनको फुटपाथ से हटवा दीजिएगा पुलिस का सहायता लेकर, वो तो बेचारे गरीब आदमी हट जाएंगे, लेकिन हट जाएंगे तो उनका पेट पे लाते न मारिएगा। अब उनकी जो रोजी रोटी थी वो बंद न हो जाएगी, सामान नहीं बेच पाएंगे तो उनको परेशानी होगी, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, बच्चे भूखे मरेंगे खाए बिना। तो भैया उनको भी रोजगार चाहिए, तो रोजगार चाहिए तो उनको फुटपाथ, आप वहां के जगह पे जो फुटपाथ पे वो सामान बेच रहे थे उसके बदला में आप कहीं साइड में जगह है तो उसको दे दीजिए कि आप वहां बेचिए। उससे क्या होगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। ये जो लड़कियां मुंह बना बना के कह रही थी कि हम मॉल से खरीदे हैं 1200 का, उसके लिए भी आसानी होगा, 1200 का नहीं खरीदना पड़ेगा, 150 रुपया में मिल जाएगा तो वो भी खरीदेंगे। गरीब बेचारी वो भी सब होती हैं समझ रहे हो, लड़कियां वैसे गरीब नहीं होती है। तो देखो पहले का भी सही है, दूसरा का भी सही है, तो आंसर क्या मारेगा, चला आंसर मारना, दोनों कार्यवाही अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों कार्यवाही सही है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। 396 नंबर देखो, कथन में कह रहा है कि बच्चों को बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ध्यान देना, अच्छे से समझना। कथन में कह रहा है कि बच्चों को बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पढ़ बबुआ पढ़। अब तर्क नंबर 1 में कह रहा है ऐसा काहे करना चाहिए, कह रहा है कि हाँ यह आने वाले सालों में पढ़ने की उनकी रुचि बढ़ाएगा, ये सही बात है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि बच्चों को बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, काहे भाई, काहे कि हाँ यह आने वाले सालों में पढ़ने की उनकी रुचि बढ़ाएगा, यहाँ पे ये बात कह रहा है। यहाँ मोदी जी मारे हैं कि 2 साल से स्कूलें बंद कर दिए कोरोना के नाम पे, है ना, कोरोना के नाम पे 2 साल स्कूल बंद हो गया, पता नहीं कब तक, हमको लगता है 2023 तक कोरोना चलेगा, ऐसे ही नौटंकी, कहेंगे 24 में चुनाव है, ठीक है, अब 2023 तक में आएंगे मोदी जी और कहेंगे 2023 में मित्रों हम कोरोना पे जंग जीत गए, कोरोना को हम एकदम कोरोना का उन्मूलन कर दिए, कोरोना खत्म हो गया, हमको फिर वोट दो, फिर जिताओ। अब की बार तेल 80 रुपए से 200 रुपए किलो किए हैं, अब की बार 600 रुपए किलो कर देंगे, गैस 400 से 900 रुपया किए, अब की बार हम 1600 रुपया कर देंगे, यही नौटंकी करेंगे मित्रों, मित्रों मित्रों कर को भारत को ले गए। तो यहाँ पे बताओ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ यह आने वाले सालों में पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वह स्वाभाविक रूप से यह गतिविधि अपनाएगा। बच्चा कौन पढ़ना चाहता है, गलती काटे करा कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, बच्चा को बचपन से ही किताब मत पढ़ाइए, काहे भाई, कहेगा नहीं ऐसा मत करिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो स्वाभाविक रूप से अपने से गतिविधि अपनाएगा, माने अपने ही पढ़ लेगा। बच्चा कहीं पढ़ना चाहता है, यहाँ तो बुढ़वा सब नहीं पढ़ रहा है, आप लोग का पढ़ने का मन करता है जी, बहुत सारे। देखिए एगो बात बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में ना कहीं भी आप देखिएगा, भारत की बात करिए, कहीं भी देखिएगा, मात्र 10% लोगों का दिल करता है पढ़ने का, 90% जो लोग होते हैं उनका पढ़ने का दिल नहीं करता है, जबरदस्ती पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं। ये 90% लोग का पढ़ने का दिल नहीं करता है, ये जबरदस्ती पढ़ते हैं। और ये 10% पढ़ने का दिल करता है जो लोग अपने से पढ़ते हैं, और ये 10% बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, क्योंकि जिनका पढ़ने में रुचि जग गया वो इंसान कुछ भी कर लेगा, जिसका पढ़ाने में रुचि जग गया वो इंसान कुछ भी कर लेगा। जो अपनी नौकरी की उम्र में तैयारी न करता हो, जो एग्जाम न देता हो, जो रिजाइन मार चुका हो किसी नौकरी से और आपको पढ़ाने में लगा है, वो इंसान जरूर कुछ करेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है सर, आप मोदी जैसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। मोदी चोट्टा है, अच्छा चोर है मोदी, अच्छा ठीक है चलिए ठीक है, तो 396 हो गया, पहले का सही दूसरा का गलती। आंसर क्या मारेंगे मेरे बाबू, आंसर मारेंगे केवल तर्क एक प्रबल है, समझ रहे हो बात को। अब चलो 397, यार ये सब क्वेश्चन आप खुद से बना लिया करो, मुझसे ना बनवाओ। RAT रेट को क्या लिखा, 9267, कैसे, R का अपोजिट I होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, A का अपोजिट Z होता है 26 प्लेस वैल्यू, T का अपोजिट G होता है 7 प्लेस वैल्यू। तो देखो I का 9, Z का 26, G का 7, माने अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू। तो देखो C का X का 24, A का Z का 26, M का N का 14, E का V का 22, L का O का 15। तो देखो 24 26 14 22 15 कहाँ है, 24 26 14 22 15, 24 25 है, 24 26 24 26 14 22 15, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो प्रॉब्लम?
ना ग्रुप डी का एग्जाम कैंसिल ना होगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हम नोटिफिकेशन देखे हुए हैं, नोटिफिकेशन करें, हम न्यूज देखे हुए हैं, वो भी परफेक्ट न्यूज है। आपका एग्जाम का डेट, जिनका भी ग्रुप डी का 7th फेज का एग्जाम नहीं हुआ है, उनका ग्रुप डी का 7th फेज का तुरंत डेट निकलेगा, एकदम जल्दी निकलेगा। अभी कोरोना 8 तक अभी लॉकडाउन है, 8 के बाद जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का स्थिति नॉर्मल होगा, एकदम ऑफिशियल चेन्नई से शायद ये नोटिस आया है, बैठक हुआ था, रेलवे के चेयरमैन वोयरमैन जो भी सब हैं बैठे हुए थे, बैठक में ये बात कहा गया है रेलवे के तरफ से कि हम जल्दी से, हम तो एग्जाम एनटीपीसी का ले ही रहे थे, कोरोना की वजह से सारे शहर में, सारे राज्य में लॉकडाउन लग गया, इसके वजह से क्या हुआ कि हम एग्जाम पोस्टपोन कर दिए। 7th फेज का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 6 फेज तक हुआ था एनटीपीसी में। आप जानते हैं जिन जिन भाइयों का 7th फेज का एग्जाम नहीं हुआ है, वो दिल लगा दो, मन लगा दो, पढ़ो दबदबा के एकदम, क्योंकि अभी तुरंत जैसे इस महीना में, अभी आज 2 तारीख है, इस महीना के अंत तक एग्जाम का डेट आ सकता है या अगले महीना में, लेकिन जल्द आएगा। और जब एनटीपीसी ले लेगा उसके तुरंत बाद ग्रुप डी भी एग्जाम का डेट दे देगा, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 397 के बाद 398 नंबर। अब 398 देखो, कर निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे है 4, फिर 8, 17, 36, 75, आगे 8। कह रहा है कि अगली श्रृंखला, तो 4, देखो क्या किया गया है, यहाँ देखो 4 गुना 2 प्लस 0 बराबर 8, 8 गुना 2 प्लस 1 बराबर 8, 2 16 1 17। उसी तरह 17 गुना 2, 17 दूनी 34 प्लस 1 बराबर, नहीं यहाँ 1 नहीं जोड़ो, यहाँ पे 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। उसके बाद 36 तरीका, उसके बाद 36 गुना 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 75। 26 गुना 72, 3 75, 75 गुना 2 प्लस 4, तो 75 दूनी 150, 154। तो अगला सीरीज आपका क्या बनेगा, 154 का बनेगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत? 154। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक सर का चेला सोनू लखीसराय, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब चेला एकदम गर्दा छोड़ ले। चलो 399 नंबर जल्दी से बताइए। कह रहा है कुछ भारतीय शिक्षित है, देखिए भाई हम डायग्राम में बना देते हैं डायरेक्ट। कह रहा है भारतीय, कह रहा है कि भारतीय, कुछ भारतीय शिक्षित है, भारतीय में से कुछ भारतीय क्या है, कुछ भारतीय जो है बाबू वह क्या है, शिक्षित है। कह रहा है भारतीय, कह रहा है कि कुछ भारतीय शिक्षित है, तो भारतीय में से कुछ भारतीय क्या है, शिक्षित है। आगे कह रहा है शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। जितना शिक्षित व्यक्ति है सारा का सारा कैसा परिवार को, छोटा परिवार को क्या करता है, पसंद करता है। अब 1 नंबर देखो, देखो के बाद बताते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन डायग्राम से नहीं बनने वाला था। क्यों डायग्राम से नहीं बनने वाला है? क्योंकि यहाँ पे ये कथन है, ये निष्कर्ष है, सेलोनिज में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें लॉजिक लगा के डायग्राम घेर दिए कि कुछ भारतीय शिक्षित है, तो भारतीय में से कुछ भारतीय शिक्षित हो गया। आगे करे शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। जितना शिक्षित व्यक्ति है सब छोटा परिवार को पसंद करेगा। अब 1 नंबर कह रहा है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित है। देखो तो जितने छोटे परिवार हैं सारे के सारे शिक्षित हैं, नहीं है। अभी हमने तुरंत बताया कि जब बड़ा डायग्राम से हम छोटा डायग्राम की तरफ आते हैं केवल कुछ वाला सही होता है, यहाँ सभी से, इसकी वजह से गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो देखो कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद कर रहे हैं, यस, ये छोटा परिवार का संबंध भारतीय से है, कुछ के साथ है, तो दूसरा का सही। आंसर मारो, केवल निष्कर्ष 2 सही है। हाँ चलिए, तो 399 के बाद बाबू 400। अब समझना 400 देखो 400 नंबर में क्या कह रहा है, वक्तव्य। अरे वक्तव्य के माने कथने होता है बाबू। कह रहे शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। सही बात है, शिक्षा और धन दोनों प्रगति की ओर ले जाता है। आपके पास शिक्षा है आप प्रगति कर सकते हैं, आपके पास धन है आप प्रगति कर सकते हैं। तो शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। पूर्वानुमान देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर कह रहा है यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। यदि आप धनी हैं तो अगले तरीके देखो, कह रहा है शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। कह रहा है यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। ये बात तो सही है ना है। कह रहे कि शिक्षा और धन दोनों प्रगति की ओर ले जाता है। तो यदि आप शिक्षित होंगे तो भी
प्रगति संभव है, और यदि आप धनी हैं तो भी प्रगति संभव है। कह रहा है कि शिक्षा और धन प्रगति को ले जाता है, तो यदि आप धनी है तो प्रगति संभव है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है शिक्षित लोग धनी होते हैं। अब कोई जरूरी नहीं, कह रहा है शिक्षा और धन प्रगति को ले जाता है तो शिक्षित लोग धनी होगा, ये गलत बात है। शिक्षित लोग धनी होते हैं, ये गलत बात है। शिक्षित लोग धनी नहीं होते। शिक्षा और धन प्रगति को ले जाता है तो कोई जरूरी है कि सारा शिक्षित धनी होगा? नहीं होगा। तो पहले का सही है, दूसरा का गलती। आंसर होगा केवल एक मान्य है। वेरी गुड। 400 का 4000 लिखा है जितेंद्र कुमार, 400 लिखो। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर मेरे बाबू मेरे सोना 401। अब 401 नंबर को समझना। 401 नंबर में कह रहा है यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। वाह 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 वाह। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है। प्रत्येक घंटा का मतलब क्या हुआ? एक घंटा। ध्यान से समझना, एक घंटा में 2 मिनट, एक घंटा में 2 मिनट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। कह रहे यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है, यानी एक घंटा में 2 मिनट तेज हो गई। आगे कह रहे यदि मंगलवार की सुबह 8 बजे इससे मिलाया गया तो बताइए रात जब यह घड़ी 8 प्रदर्शित करेगी वास्तव में क्या समय था? बाप रे बाप, मनो हाफ जाता है। सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना, ठीक है? निमन से समझना, बढ़िया से। देखो कह रहा है यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है, प्रत्येक घंटा, एक घंटा में 2 मिनट तेज हो जाती है। यदि मंगलवार की सुबह, ये मंगलवार का कोनो मतलब ही नहीं था, डायरेक्ट समझो, यदि सुबह, चाहे मंगलवार ले लो, यदि मंगलवार को सुबह 8 बजे इससे मिलाया गया तो बताइए रात जब यह 8 है, बताइए रात जब यह घड़ी 8 प्रदर्शित करेगी वास्तव में क्या समय होगा? अब बताइए 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक टोटल कितना घंटा होगा? तो 12 घंटा। ये बात समझ में आ रहा है? 12 घंटा। 8 बजे सुबह से, करें सुबह 8 बजे मिलाया गया, 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक टोटल होगा 12 घंटा। अब कह रहा है कि 8 बजे शाम में प्रदर्शित करेगी, 8 प्रदर्शित करेगी तो वास्तव में क्या समय होगा? तो 12 घंटा का तो ये अंतर हो गया। अब एक बात बताइए, 8 बजे रात में जो ये घड़ी दिखा रही है, जो समय दिखा रही है, 8 दिखा रही है, 8 बजे का समय जो रात में दिखा रही है, ये 8 बजे रात का जो समय दिखा रही है, इस समय में बढ़ा हुआ भी समय ना इंक्लूड है कि नहीं है? अब बताओ, एक घंटा में 2 मिनट बढ़ती है तो 12 घंटा में 24 मिनट तेज हो जाएगी। बोलो 24 मिनट तेज होगी कि नहीं होगी? ये 24 मिनट तेज हो जाएगी। तो ये 8 का जो समय दिखा रही है 8 बजे का, इसमें 24 मिनट ये भी इंक्लूड है। तो ये जो समय 8 बजे दिखा रहा है ये वास्तविक समय नहीं है, शुद्ध समय नहीं है, ये गलत वाला समय है, क्योंकि इसमें 24 मिनट भी आ चुका है। तो शुद्ध समय क्या होता है? जब इसमें 24 मिनट नहीं आता, यानी इसमें से 24 मिनट को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या बच जाएगा? 7:36 शुद्ध समय था, इसमें 24 मिनट जुड़ करके और ये 8 दिखा रहा था समय, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7:36। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 402। अब 402 समझना क्या कह रहा है। 402 कह रहे हैं कि बिहार के सभी लोग साक्षर हैं। बिहार के सभी लोग साक्षर हैं। साक्षर किसको कहते हैं पहले ये समझ जाओ। साक्षर और शिक्षित में अंतर है। साक्षर कहते हैं जिसको पढ़ना या लिखना आ रहा है। अगर जो आदमी अपना नाम भी लिख रहा है, केवल उसको लिखना आ रहा है, वो भी साक्षर कहाएगा। अगर कोई आदमी लिखना नहीं जानता, पढ़ना जानता, उसको भी साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना जानेगा और लिखना नहीं जानेगा, जो लिखना जानेगा और पढ़ना नहीं जाएगा। लेकिन साक्षर का मतलब हुआ पहला पास है कि दूसरा पास है कि पहला फेल है कि ग्रेजुएशन के, उससे कोई मतलब नहीं है। साक्षर वही होता है जिसको लिखने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है। ठीक है, और शिक्षित में साक्षर शिक्षित एक के हुआ। कह रहे बिहार के सभी लोग साक्षर हैं। अब अनुमान नंबर 1 में कह रहा है बिहार के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत हैं। ये बात गलत है। सुशिक्षित और सुसंस्कृत, शिक्षित का तो बात मान लो साक्षर आया तो शिक्षित समझ में आ रहा है, लेकिन सुसंस्कृत का कोई बात कथन में था ही नहीं, गलती है। कह रहे बिहार के लोग परिश्रमी और निष्ठावान है, ये बात बिल्कुल कथन में नहीं है। दोनों का दोनों गलती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, शायद देखो आप लोग आंसर सी मार रहे हैं, आंसर सी नहीं होगा, आंसर सी आपका किताब में दिया हुआ होगा। शायद आंसर क्या दिया है, आंसर यार किताब में जो भी दिया है, किताब को आप लोग क्यों फॉलो करते हैं? किताब में आंसर गलत देता है, वॉट रॉन्ग है, दोनों का दोनों गलत है। क्योंकि बिहार के सभी लोग साक्षर हैं तो बिहार के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृतिक होंगे, ऐसा बात कथन में कहाँ है? नहीं है ना। और दूसरा क्या करे, बिहार के लोग परिश्रमी और निष्ठावान है, ऐसा भी बात कथन में नहीं है। एक तथा दो, दोनों में से कोई भी निहित नहीं है बाबू। आप आंसर किताब का मत मारो, किताब का आंसर से हम वैसे भी नहीं चलते हैं, कभी भी नहीं चले हैं आज तक, ठीक है। बट अनफॉलो, वेरी गुड। तो आंसर होगा बाबू मेरे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 403। अब 403 में कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर दो और 2 का भाग लगा दो। 3 दूनी का 6 भागा 2 कर दो, देखो 3 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार 5 का 20 भागा 2, देखो 10 आ गया। 6 7 42 भागा 2, 21, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत? अर्जुन कुमार तो अजूबा बात पूछ रहे हैं भाई। अर्जुन कुमार का एकदम अजूबा बात है, कह रहे हैं अर्जुन कुमार सर आप किस किताब से पढ़ाते हैं? बाबू मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन छांटता हूं, नेट से, पीडीएफ से, बुक से, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं मेरे जहां से मैं क्वेश्चन छांटता हूं। बोर्ड से जो क्वेश्चन बोर्ड पूछता है एग्जाम हॉल के अंदर, मैं डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन उठाता हूं, कुछ बुक का क्वेश्चन उठाता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं नेट से लेता हूं। बहुत सारा सोर्सेज है मेरे पास जहां से मैं क्वेश्चन उठाता हूं। गुरुजी आपसे पढ़कर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चला तो बाबू मैं किताब से नहीं पढ़ाता, बल्कि मेरे किताब से कुछ लोग पढ़ाते हैं, है ना। अभी मार्केट में आरके सर का किताब निकला था मैथ वाला, उससे लोग डिस्कशन करा रहे थे। मेरा रीजनिंग वाला कुछ लोग डिस्कशन कराते हैं, कुछ लोग मेरे किताब से सेट उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, अपने क्लासरूम में डिस्कशन कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं देखता हूँ सबका, मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरा ही क्वेश्चन है, तो लोग मेरे किताब से भले ही करा लेते हैं। मैं किताब से नहीं पढ़ाता। हाँ, मैं क्वेश्चन छांटता हूँ, और क्वेश्चन छांटने का बहुत सारा सोर्सेज है। मैं भी बहुत सारा किताब रखता हूँ, बहुत सारा इधर उधर से एकदम डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन में छांटता हूँ, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स वाला रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है नीतीश कुमार, चिंता ना करो। जिस दिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया मेरे सामने ना, उस दिन मैट्रिक्स का प्रॉब्लम आपका मैं खत्म कर दूंगा, ये बात को ध्यान में रखना। बस ईश्वर से मनाओ किसी दिन मैट्रिक्स मेरे हाथ में आ जाए। जिस दिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन मेरे हाथ में आ गया और आप उस क्लास में रहेंगे, या किसी दिन मेरा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसी दिन आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। रीजनिंग का बादशाह है आप। चलो अब आगे ज्यादा तारीफ मत करो, क्वेश्चन देखो, नहीं तो तारीफ करने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएगा। कह रहा यदि 21 जुलाई को शनिवार था तो उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिन था? बे चला आसान है यार, देखो ये सब क्वेश्चन हमसे आप न बनवाए, हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब क्वेश्चन। मेरा चला लोग धुआं उड़ा देगा। यदि 21 जुलाई को शनिवार है, अब देखो चला अपने से समझो, 21 जुलाई का दिन दे दिया शनिवार, तो 4 जुलाई को तो महीना जुलाई है ना है जी, JUL भाई जुलाई है। 21 जुलाई का दिन दिया हुआ है, 4 जुलाई का पूछ रहा है, तो कुछ करना है जी? कुछ नहीं करना है, एक गो फॉर्मूला दिमाग में रखो खाली। कॉपी करके पढ़ाता है सर, बिल्कुल आप भी करना कुछ नहीं है। चला करना यही है ना, 21 जुलाई का दिन दिया हुआ है और 4 जुलाई का दिन पूछ रहा है, तो एक बात तो आप भी जानते हैं कि पीछे की तरफ जाना है। आगे का दिन दे दिया, पीछे का पूछ रहा है, तो पीछे की तरफ जाना है। आप पीछे की तरफ जाते हैं तो जो शेष दिन आता है उसको घटाते हैं। तो इसका 2 गो ट्रिक सुनो। एक गो ट्रिक आप जानते हैं, 7 दिन जोड़ेंगे चाहे 7 दिन घटाएंगे तो फिर से वही दिन आता है। 21 में 7 घटा दो तो 14 तारीख आ जाएगा। नहीं, 14 है ना आएगा, 14 7 21 होता है, तो 14 तारीख को क्या होगा? शनिवार न होगा। अब बताओ, जब 21 को शनिवार है तो 7 दिन घटेगा तो शनिवार। अब 14 में से फिर घटेगा 7, तो कितना आएगा? 7। तो 7 को शनिवार होगा कि नहीं होगा? तो 7 को शनिवार, 14 को शनिवार, 21 को शनिवार, ठीक है। अब देखो 7 को शनिवार है तो 7 से पहले 4 आना है, तो 6 को क्या होगा?
7 का दिन दिया आ गया शनिवार, 4 का निकालना है तो 6 तारीख को क्या होगा, तो शनि से पहले एक दिन तो शुक्र होगा, अब 6 से पहले 5, तो 5 तारीख को बृहस्पति, तो 4 तारीख को क्या होगा, तो 4 तारीख को बुधवार हो जाएगा। 4 तारीख को क्या होगा, चला तो हट रहा, 4 तारीख को क्या होगा, चला 4 तारीख को हो जाएगा बुधवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये पहला मेथड था, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, एकदम प्योर हट ना रहे, ये प्योर बेसिक है। अब आप कहिएगा कि सर ट्रिकवा बताइए, तो ट्रिक का बात करें तो ट्रिक देखो क्या है, 21 का दिया हुआ है, 21 जुलाई का दिया हुआ है, 4 जुलाई का पूछ रहा है, धड़ाक से 21 में से 4 घटा दो, 21 में से 4 घटा दो, मोने में 21 में से 4 घटा दो तो बताओ क्या आएगा, 17। 21 में से 4 घटाओ ना, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 17, और 17 मोने में, इस मत करना, मोने में कर लेना। ट्रिक सुनो, 21 का दिया, 4 का पूछ रहा है, बाद का दे के पहले का पूछ रहा है, 21 में से 4 घटाओ, 17, 17 में 7 का भाग लगाओ, 7 दूरी 14, 15, 16, 17, 3 दिन शेष बचा, घटा दो, किसमें से, शनिवार में, शनिवार में से 3 दिन घटाओ, तो शनिवार में से पहले 1 घटाओ, शुक्र 1 घटाओ, बृहस्पति 1 घटाओ, बुधवार। ये 405 बोलो, बताएंगे कि बना लेंगे, जल्दी से बताओ, ये बना लेना यार, हमसे नहीं पूछो, 405 नंबर छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ करना सबको आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है, हाँ वेडनेसडे सबका आंसर आ रहा है, तो जल्दी से 405 बना लेना यार। 4 अंतर, HIJKL, अरे यार यहाँ भी 4 अंतर है, के के बाद LMN, KLMN, यहाँ 3 अंतर कहाँ हो रहा है, यहाँ 4 अंतर होना चाहिए था, ऐसे नहीं बनेगा लगता है। देखो B का वैल्यू 2, K का 11, 9, R का 18, तो 11, यहाँ 9 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, 18 2 20, अच्छा 26, 18 2 20, अच्छा 26, 8 का अंतर, ना ना कैसे बनेगा। देखो B का 2, F का 6 अंतर 4 का, K का 11, N का 14, 11 12 13 14, 3 का अंतर हो रहा है, R का 18, V का 22, 18 4 22, Z का 26, D का 4, 4 का अंतर, H 8, L 12, 4 का अंतर, यहाँ N के जगह O कर लेना चाहिए आप लोग को, 15 का अंतर, तब 4 होता, ठीक है। अब देखो हर जगह 4 4 का अंतर, आगे 8 पूछ रहा है, तब P Q R S T, यहाँ भी 4 का अंतर है, ये आंसर L M N O, अरे यार रुको, हर जगह 4 4 का अंतर है, जब हर जगह 4 4 का अंतर है ना, तो यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, G H I J K, यहाँ भी 4 का, Q S T U, यहाँ 3 का अंतर, ये तो नहीं होगा, तीनों में से आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, B के बाद K R B C D E F G, यहाँ ढेर अंतर है, R S Z, देखो यहाँ पे 7 का, यहाँ भी अंतर हम लोग कितना करना पड़ेगा, एक काम, क्वेश्चन में एरर है, जे कर दो आप, जे यहाँ पे करना पड़ेगा, जे देखो यहीं पे जे कर दो, तब जाके मजा आएगा, तब जाके समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में एरर है बाबू, यहाँ पे जे करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर। अब देखो B के बाद B 2 हुआ, B का वैल्यू 2 है, अब B से हम आएंगे J के पास, तो B का 2 J का 10, 8 का अंतर, J के बाद 18, 8 का, 18 के बाद Z 26, 8 का, यहाँ भी 8 का, हम भी 8 का अंतर आगे करेंगे, तो H का वैल्यू 8, 8 16 करेंगे, तो P आएगा, T आएगा, ठीक है। हाँ J होगा बाबू, वहां पे J होगा। साउंड नहीं है सर,
सबको साउंड सुना रहा है, आपको ना सुना रहा है? आंसर यहाँ पे के जगह पे जे करना था, ये गड़बड़ है। ठीक था, ठीक है ना? तो चलिए 406 हो गया। अब आ जाइए 407 नंबर पे। समझिएगा, कथन कह रहा है विश्व भर के प्रत्येक देश ने ग्रह मंडल में 5 नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करने के देश एक्स की योजना का विरोध किया। देखो हुआ क्या, यहाँ पे कथन में क्या कह रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सर। अरे जा रहा है भाई आवाज है, आवाज देखिए, एक दो और लेकर कमेंट कर रहा है। देखिए देखिए तो आवाज का प्रॉब्लम है क्या? अच्छा बुक में जे ही दिया है, अच्छा बुक में जे दिया है, आप पीपीटी में यहाँ गड़बड़ हो गया था। खैर कोई बात नहीं, चलो। साउंड में दिक्कत है, सब साउंड 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 कर रहा है भाई, साउंड में एरर आ गया। देखिए आ रहा है बाबू, साउंड तो मेरे पास है। हालो 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 हालो, खर खर कर रहा है, पंखा बंद कर दीजिए। चलिए अब बताइए, सही हो गया? अब सही हो गया। सुनो सुनो ध्यान से, कह रहे कि विश्व भर में प्रत्येक देश ने ग्रह मंडल में 5 नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करने के देश एक्स की योजना का विरोध किया। एगो देश एक्स था, देश का नाम क्या है? एक्स। आप एक्स की जगह चीन समझ लो, क्या है कि अभी ज्यादा नौटंकी चीने का चल रहा है। ससुरा चीन सुधरेगा कब पता नहीं चल रहा है। मान लो चीन क्या किया, चीन कहा कि हम ग्रह मंडल में 5 गो नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब 5 गो नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करेगा। 5 गो नारंगी उपग्रह लॉन्च करने के वजह से क्या होता होगा, पता चला होगा लोगों को। जैसे देखिए, कह रहा है कि विश्व भर में प्रत्येक देश ने ग्रह मंडल में 4, देखिए हुआ क्या कि एक्स लॉन्च करने के देश एक्स की योजना का विरोध किया। एक्स नाम का कोई देश है, जैसे चाइना मान लो। चाइना क्या किया, चाइना ने कहा कि हम ग्रह मंडल में 5 गो नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करेंगे, जिस वजह से पूरे देश को परेशानी होता होगा। मान लीजिए देश को पता चला होगा, भारत दुनिया में जितना देश है, कि अगर ये एक्स देश यानी चाइना देश उपग्रह में ग्रह मंडल में 5 गो नारंगी उपग्रहों को लॉन्च कर देगा, इससे भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो सारा देश मिल करके क्या करने लगा, योजना का विरोध करने लगा। यहाँ पे वही कह रहा है कि विश्व भर के प्रत्येक देश, विश्व भर में जितना देश है वो सारा का सारा देश ने ग्रह मंडल में 5 नारंगी उपग्रहों को लॉन्च करने की देश एक्स की योजना का विरोध किया। अब निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, कथन समझ गए? कह रहा है कि देश एक्स ने ग्रह मंडल में 5 नए उपग्रह लॉन्च किया। तो बात गलत है, अभी तो कह ही रहा है, आई लोग अभी योजना का विरोध कर रहा है। यहाँ कह रहा है देश एक्स ने ग्रह मंडल में 5 गो नए उपग्रह को लॉन्च कर दिया। अब बताओ, अभी तो बातें हुआ, योजना बना, तो लॉन्च कहां से कर दिए? ये गलत है। दूसरा कह रहा है अन्य देश एक्स देश के विकास को पसंद नहीं करते। अन्य देश एक्स देश के विकास को पसंद नहीं करते, ये भी बात गलत है। अब पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, विकास कर रहा है कि क्या कर रहा है, हो सकता है कि इससे कोई उसको परेशानी है, इसके वजह से वो लोग विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों का दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हाँ बस अनुसरण, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर सी ही दिया होगा किताब में भी आपका, उसे किताब से कोई मतलब ही नहीं रखना है। अब देखो यहाँ पे 408 में a@b से तात्पर्य है ए बी का पति है। तो @ का मतलब क्या है, पति, बस इससे कोनो मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंबल से और यहाँ पे रिलेशन से। हैज का अर्थ है पत्नी, डॉलर का अर्थ है पुत्र, और प्रतिशत का अर्थ है बेटी। समीकरण $m हैज $f में m का, m में देखो का लगा है, m का एल से क्या संबंध है, तो एल से एम के तरफ आओ। तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब पत्नी, यहाँ पे लिख दो पत्नी, मतलब एल की एफ पत्नी है। हैज का डॉलर का मतलब पुत्र है यार, पत्नी कैसे हमको दिख गया, डॉलर का मतलब पुत्र है। तो देखना यहाँ पे इधर से इधर आए तो डॉलर का मतलब पुत्र है, तो एफ का एल पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस यहाँ लिख दो पुत्र। अब देखो हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब पत्नी, तो पत्नी है किसकी, एफ की, कौन, क्यू, पत्नी है। और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब फिर पुत्र है, तो पुत्र है कौन, एम, किसका, हैज का, तो सॉरी क्यू का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एम का एल से क्या संबंध है, तो एम एल का कौन है, तो इसका ये पुत्र है, पुत्र की पत्नी। बताओ पुत्र की
पत्नी कौन होगी? बहू। अब बहू का पुत्र, तो बहू का पुत्र पोता, तो आंसर होगा ग्रैंडसन। ग्रैंडसन पोता। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए होगा। किसका? 408 नंबर क्वेश्चन का। बोलो समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? आप चाहें तो इसको बेसिक भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट ट्रिक बताएं। एल से एफ के तरफ आए, हम बोले थे ना कि पीछे से चेक करना है। जब यहाँ पे रिलेशन सीधा देगा तो पीछे से चेक करो। डॉलर के तरफ एल से हम एफ के तरफ आए, बीच में डॉलर है, डॉलर का मतलब पुत्र। हैज के तरफ आए तो पुत्र की पत्नी, तो इसकी लग जाएगी बहू। और उसके बाद डॉलर के तरफ आए तो फिर पुत्र, तो बहू का पुत्र, तो पोता हो जाएगा, यानी ग्रैंडसन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 408। अब देखो 409 नंबर। अब 409 नंबर कर सभी पत्तियां शाखाएं हैं, तो जितना पत्तियां हैं, ध्यान देना, हम डायग्राम बना देते हैं। जितना पत्तियां हैं, ये सारा का सारा पत्ती क्या है बाबू? तो सारा का सारा पत्ती जो है वह शाखाएं हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ पत्तियां मूल है। अभी पत्तियां में से कुछ पत्तियां क्या है? मूल है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि कोई मूल गुच्छा नहीं है। मूल जो है वह गुच्छा नहीं है, तो मूल और गुच्छा में कोई रिलेशन नहीं है। अब कह रहा है कुछ मूल शाखाएं हैं। अब कुछ मूल शाखाएं हैं, तो बताइए यहाँ का सारा पत्तियां शाखाएं हैं, अब पत्तियां में से कुछ पत्तियां मूल है, और यहाँ कह रहा है कि कुछ मूल शाखाएं हैं, तो कुछ मूल शाखाएं हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ना हो जाएगा? कुछ मूल शाखाएं समझो, साउंड चला गया ना? कंप्लीट हो गया। हम फिर से कल मिलेंगे ऐसे ही 20 प्रश्नों के साथ। आगे का जो क्वेश्चन है, तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय। और कल मिलिए, सॉरी आज रात में मिलिए 9 बजे ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन के साथ सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड गया बोरा में।